हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान होता है वो बाल केंद्रित से ही संबंधित होता है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जाने लेंगे हम। ये क्या चीज़ होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है क्या है, मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है ये सब चीज़ है ना, जिसका उद्देश्य क्या रहता है बाल केंद्रित शिक्षा का, तो बालक के जो मनोविज्ञान होता है उसको समझना। ठीक है, बालक के जो मनोविज्ञान है उसको क्या करना होता है, समझना होता है, और उसी को लेकर समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, कि उसके मनोविज्ञान को समझते हुए क्या करना कि कैसा शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए वो चीज़ देखते हैं। उसके अधिगम जो सीखने की है वो देखते हैं, उसके क्या कठिनाइयाँ हैं तो उसे कैसे दूर किया जाए, इस सब चीज़ के बारे में ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसी पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी याद रखना है आपको कि वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारक जो कि कहाँ, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा बालकों के हितों के लिए क्या किया गया था, सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया था। तो 1919 में कौन से कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बालकों के हितों के लिए सीखने की जो प्रक्रिया होता है उसमें किसको केंद्र बनाया था, तो बालक को केंद्र बनाकर कार्य करने को बल दिया था। अर्थात क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया गया। तो जो सीखने का अधिगम होता है उसमें बालक को केंद्र बना करके किया गया था कार्य। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ। तो जो परीक्षा होता है उसमें विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ये पूछा गया है प्रश्न। तो आप थोड़ा से पढ़िए अच्छे से और अपना राय दीजिए इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, जिसको पता है वो तो उसी को ही बताएंगे भाई। तो इस प्रश्न की अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बताया गया है, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, तो परीक्षा में विद्यार्थियों के जो मानसिक स्तर का अवलोकन करना होता है तो इसमें क्या किया दिया जाता है, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो ये इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है वो भी देखेंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये सभी को ये पता चल गया होगा भाई। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, सभी को पता होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान तो विषय केंद्रित शिक्षा का है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का है, क्रिया केंद्रित शिक्षा का है, बाल केंद्रित शिक्षा का है। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ उसी के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। कमेंट में जरूर, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रश्न का कमेंट में आंसर बताइए, सही हो या गलत, कम से कम एक आंसर आपको बताना है कमेंट करके, देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो बाल केंद्रित जो पढ़ रहे हैं अभी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उसका अर्थ क्या होता है ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, फर्स्ट में मैं बताया हूँ बाल केंद्रित शिक्षा का, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, तो जो बच्चों की अभिव्यक्ति होती है और उनकी सक्रिय भागीदारी होती है उसको क्या करना है, आपको महत्व देना है। ठीक है, तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ, याद रखना। तो बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है उसके
सक्रिय भागीदारी है उसी को महत्व मान के आपको चलना है। तो ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, अगला क्या है देख लीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं उसको क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, जो क्रिया होता है उसके शोध का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि क्यों होना चाहिए ये भी पूछा गया है, क्यों होना चाहिए, तो इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे ये नहीं होगा भाई, ये यहीं पर ख़त्म हो, पढ़ा पाएंगे और ये शोध करने की कौशल विकसित होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो आपको सी और ए में देखना है क्या चीज़ होगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होगा तो क्या करेगा वो, और क्यों होना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, बच्चों की जो समस्या का क्या होता है पहचान कर लिया जाता है। शिक्षक को क्रियात्मक शोध का अगर ज्ञान होता है तो बच्चों को क्या समस्या है उसका पहचान कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसको सुधार करके कौशल विकसित कर पाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर पता चल गया इसको ये समस्या तो उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, और उसको विकसित कर पाएंगे सुधार करके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों को हिंदी भाषा के लिए विविध स्वरूपों की जानकारी देना है। ठीक है, क्या क्या करना है वो चीज़ बता रहा है। हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य विविध साहित्य विधाओं से बच्चों को परिचित करा के उन्हें अपना अनुभवों के आधार पर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग में सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, हिंदी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सभी को पढ़ना है, हिंदी को छोड़ना नहीं है ना। चलिए अगला क्या चीज़ है, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ, ये प्रश्न रिपीट हुआ है ना, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ रिपीट हो गया है। ये क्या बताए थे इसका आंसर, ये रिपीट हो गया ना प्रश्न। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या था, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग हो गए है ना, एक ही नहीं होता अर्थ, एक ही नहीं, कई प्रकार से अर्थ है ना। तो इसमें क्या होगा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, आवाज़ को प्रमुखता देना। और एक में क्या पढ़े थे, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, इसमें भी वही महत्वपूर्ण है, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, ये दोनों अब किसी भी को भी दे सकता है इसमें से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, क्या चीज़ है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यय स्मरण, और डी में दिया है समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन किसके लिए है, तो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मूल्यांकन, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, और क्या दिया है, मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, बी में दिया है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। सी में क्या दिया, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र, परीक्षा व परिणाम। क्या होगा इस प्रश्न के लिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा।
इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें तो उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का, ठीक है, अधिगम अनुभव, सीखने का अनुभव है ना, और मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है याद रखने का। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही, ठीक है। तो जो मूल्यांकन पढ़ाने के बाद जो किया जाता है ना, पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर मूल्यांकन किया जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि जो वो पढ़ाए, जिस विधि से पढ़ाए वो कितना कारगर है, कितना सफल रहा, ठीक है। ये चीज़ उसमें क्या होता है पता चलता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा क्या है अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे? अक्षम अधिगम मतलब सीख नहीं सकता, सीखने में असफल होता रहता है वो, है ना। तो क्या करेंगे आप? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। अब क्या है थोड़ा सा पढ़िए और दिमाग लगाइए, कमेंट में आंसर इसका जरूर दीजिएगा, अपना अपना राय देख लीजिए, आप क्या करते वो चीज़ देखना है आपको, ठीक है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो आप बनने वाले हैं शिक्षक भाई, आप क्या करोगे? अपना राय के हिसाब से ये 4 ऑप्शन है उसको बता दीजिए, बाकी सही क्या है वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। अपना अपना देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहेंगे इसमें से। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये तो सभी लोग काट देंगे भाई, है ना, ये तो कट ही जाएगा, सभी लोग ये करना नहीं चाहेंगे पता है। बाकी 3 ऑप्शन है देख लीजिए आप कौन क्या करना चाह रहे हैं बताइए ज़रा, बी सी डी में से क्या आएगा? मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा, डी भी कोई नहीं करना चाहेगा। 2 ऑप्शन काट दिया मैं, 2 बचे हैं उसमें से बताइए आप। अब इतना तो आप में होना चाहिए, दोनों में से सही आंसर आप चयन कर सकते हैं। इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं फिर भी, है ना, करना आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए। अब आप करना क्या चाहते हैं उसके बारे में ये 2 ऑप्शन रख दिया हूँ मैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। क्या हो जाएगा? आप क्या करना क्या चाहते हैं? वैसे इस प्रश्न में करना क्या चाह रहा है देख लीजिए, तो ऑप्शन बी करना चाह रहा है भाई, ठीक है। उसकी अक्षमता किस प्रकार है वो चीज़ क्या करेगा वो जानेगा, ठीक है, फिर उसको सिखाने का प्रयास करेगा। वो क्या चीज़ है उसका अक्षमता किस प्रकार, क्या चीज़ में उसको दिक्कत है वो चीज़ जानेगा, उसको फिर नए तरीके सरल तरीके से और समझाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताया गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन कमेंट किए हैं, क्या सही किए हैं कि आप गलत किए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले अधिगम शब्द का आशय क्या होता है भाई? अधिगम और उपागम ये सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अधिगम क्या होता है? तो अधिगम का आशय क्या होता है? सीखना ही होता है, तथा अक्षमता का तात्पर्य होता है क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति, जो उसमें नहीं होता, ठीक है। कमज़ोर हो जाता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, क्षमता नहीं रहता है ना। कोई भाई 1 किलो वजन उठा करके 10 किलोमीटर जा सकता है और कोई उसी को 5 किलोमीटर ही ले पाता है, तो क्षमता नहीं है उसको 10 किलोमीटर तक उठाकर ले जाने का, ठीक है। तो ये होता है क्षमता, उसमें क्षमता नहीं है, कमज़ोर है, कुछ भी तरीके से हो कमज़ोर है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं ले जा रहा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ जानने के बाद क्या करोगे आप? उसको नए तरीके से सिखाओगे। हाँ, आप हाथ में रख के जा रहे हो, कंधे पे रख लो, ठीक है, राइट में रखे और लेफ्ट में रख लो, क्यों उसको क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि उस वजन ही ज़्यादा है, उसको आपको देखना है ना। तो इस प्रकार से है ये चीज़ आपको जान लेना है, ठीक है, अर्थात ये जानकर उसको सिखाने का प्रयास करना, ठीक है।
और वो चीज़ जानना है आपको, क्या चीज़ उसमें कमी है वो चीज़ जानना है आपको, क्यों वो नहीं सीख पा रहा है, क्यों वो नहीं जान पा रहा है, ये चीज़ आपको पता करना है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप अलग तरीके से उसको क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये होता है भाई अधिगम अक्षमता के बारे में जानने के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा किसने समर्थन किया है। तो एरिक एरिक्सन दिया है, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डीवी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन डीवी। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? तो जॉन डीवी ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा जॉन डीवी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या विशेषता है? तो विशेषता बताना है आपको छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। साक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ विशेषता बताना है आपको, विशेषता। ठीक है, तो पढ़े हैं छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित, पढ़ चुके हैं ना। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? उसके अनुभव क्या करना, प्रमुखता देना। प्रमुखता देना पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं भाई। तो ये अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।